हेलो स्टूडेंट्स, लाल क्लासेज कॉन्सेप्ट स्कूल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सोशल साइंस के एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। इस चैप्टर का नाम है इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडियन एजुकेशन। भारतीय शिक्षा में ब्रिटिश का क्या प्रभाव पड़ा, ये हम लोग देखेंगे। अब इन सब चीजों में क्या चीजें आती है, तो सबसे पहले आप देखेंगे दो पहलुओं पर हम विचार करेंगे। कौन कौन से पहलू? तो एक ब्रिटिश रूल आने के बाद और एक ब्रिटिश रूल के पहले की शिक्षा नीति। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जब शुरुआत में ब्रिटिश यहाँ पर नहीं आए थे, है ना, उस समय तक हमारी देश में बहुत अच्छी शिक्षा व्यवस्था थी। संस्कृत लैंग्वेज, अरबिक लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज, लिटरेचर, इन सब चीजों के बारे में बहुत गहन अध्ययन किया जाता था। एस्ट्रोलॉजी, साथ ही साथ मेडिसिनल साइंस भी हमें पढ़ाए जाते थे, है ना। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश रूल का यहाँ पर प्रादुर्भाव हुआ, प्रभाव पड़ा, हमारी शिक्षा नीतियां ही बदलनी शुरू हो गई, है ना। वो सबसे ज्यादा हम लोग किस चीज पर ध्यान देना शुरू किए? तो इंग्लिश एजुकेशन पर। सभी लोग जो यहाँ पर थोड़े उच्च घराने के थे, उन लोगों को एक ट्रेडिशन होना शुरू हो गया। किस चीज का? तो इंग्लिश शिक्षा लेनी शुरू कर दी, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग को है ड्यूरिंग ब्रिटिश इरा इंडियन सोसाइटी सच एज एजुकेशन, पब्लिक इंस्टीट्यूशन, सोशल एविल चेंजेस। अब कह रहे हैं इंस्टीट्यूशन, सबसे पहला है एजुकेशन सिस्टम। तो हमने अभी क्या कहा? एजुकेशन सिस्टम जो है पूरी तरीके से चेंज हो गया। जो हम लोग अपने, है ना, पूर्वजों के पथ पर चल रहे थे, जिसमें साहित्य का नॉलेज हमें सबसे ज्यादा, धर्म की नॉलेज हमें सबसे ज्यादा हो रही थी, लेकिन जैसे ही ब्रिटिश का प्रभाव पड़ा तो धार्मिक चीजों से हटकर हम धर्म के बारे में बताया जाता, लेकिन किस धर्म के? तो क्रिश्चियनिटी के बारे में सबसे ज्यादा हम लोगों को पढ़ना हो रहा। दूसरी चीजें हमारा पब्लिक इंस्टीट्यूशन, तो सभी लोगों के लिए, है ना, सभी लोगों के लिए क्या होना शुरू हो गया कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन का निर्माण होना शुरू हुआ। लेकिन पढ़ कौन रहे थे या तो हमें जानकारी नहीं है। क्या उसमें किसी किसान का, किसी लेबर के बच्चे पढ़ रहे थे? नहीं, उसमें भी जो अच्छे घराने के लोग थे, उन लोगों को घरों में ये पढ़ना शुरू हो गया। सोशल इविल, जो ये सब क्या हुआ? चेंजेस होने शुरू हो गए। तो सोशल इविल हम लोग क्या क्या करते थे? जैसे कुछ सोशल इविल्स का नाम बताएं जो ब्रिटिश के आगमन के बाद बदला, पूरी तरीके से चेंज होना शुरू हुआ। जैसे हम लोग कहते हैं क्या? सती सिस्टम, सती सिस्टम। दूसरा है फीमेल इन्फेंटिसाइड। तीसरा है चाइल्ड मैरिज। चौथा है विडो रीमैरिज एक्ट। ये सारी ईटीसी कर देते हैं, और भी बहुत सारी थी, है ना। तो इन सब चीजों में बदलाव लाने शुरू कर दिए। तो सबसे पहला हम लोग क्या देखेंगे? सती सिस्टम आखिर है क्या? तो हम लोग पहले से पढ़े हैं ना जी। सती सिस्टम, अगर किसी स्त्री का पति मर जाता था तो उसकी चिता पर, उसके पति की चिता पर, ये महिला जिसका पति डेथ कर जाता था, उसकी चिता पर, है ना, इसी को भी, यानी कि उसकी पत्नी को भी, है ना, क्या कर दिया जाता था? जिंदा जला दिया जाता था। ये एक्चुअल में हुआ किस लिए था? क्योंकि, है ना, ये सती होने की प्रथा कब लागू हुआ, क्यों ऐसा हुआ? कई राजा जो थे युद्ध भूमि में अगर शहीद हो जाते थे तो उनकी पत्नी, जो पतिव्रता पत्नी थी, कि इसके बिना हम नहीं रह सकते, है ना, जब हमारे राजा ही नहीं रहेंगे तो हम जीकर क्या करेंगे? तो वो राजा के, है ना, अर्थी पर ही, राजा का जो, उसी पर ही इसको भी लिटा दिया जाता और ये भी उनके साथ जलकर मर जाती। बाद में यह धीरे धीरे करके एक प्रथा, ट्रेडिशन चल गया। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है भाई? तो जैसे
किसी भी व्यक्ति का जो पति डेथ कर गया, उसके एक दो बच्चे हैं जो कि छोटे हैं, 10 साल 12 साल का, चलो किसी का पति डेथ कर गया तो माँ के सहारे वो बच्चे जीवित रह सकते हैं, माँ उसे किसी प्रकार से लालन पालन कर सकती है। लेकिन अगर उसकी माँ को भी जबरदस्ती जला दिया जाए तो वो बच्चे किसके सहारे रहेंगे? वह तो दुनिया में अनाथ की जिंदगी, ऑर्फनेज की जिंदगी जीना शुरू कर देंगे ना। तो यही कारण है कि इसको हटाना बहुत जरूरी था और ये सब हमारा ब्रिटिश के आगमन के बाद हटाया गया। फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड में आप लोग है ना अभी क्या देखते हैं, सबसे ज्यादा क्या होता है? लिंग निर्धारण करना। लिंग क्या? अगर किसी है ना मां के गर्भ में, गर्भवती महिला के गर्भ में अगर कोई बच्चा पल रहा है तो उसका लिंग निर्धारण करना, लड़का है या लड़की है। अगर लड़की हुई तो उसे क्या किया जाता है? उसे गर्भ में ही किसी भी प्रकार से मार दिया जाता है ना। तो ये भी हमारे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा था और जिसमें लड़कियों के साथ अन्याय हो रहा है, लड़कियों को है ना गर्भ में मारा जा रहा है, उसको भी तो जीने का अधिकार है। आज हम लोग की सरकार, आज हम लोग क्या कहते हैं, जिस लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन पहले ये सब चीजें ज्यादा थी। महिलाओं को है ना ये कहा जाता था कि अगर किसी प्रकार से लड़का नहीं हुआ तो उसको भी प्रताड़ित किया जाता, उसको भी है ना अच्छे दृष्टि से नहीं देखा जाता था। तो फीमेल इन्फेंटिसाइड भी बहुत थे, यानी फीमेल इन्फेंटिसाइड मतलब कि गर्भ में पल रहे है ना भ्रूण की हत्या कर देना। भ्रूण का मतलब जो गर्भ में पल रहा बच्चा है, अगर वह लड़की हुई है ना तो उसके गर्भ में ही मार दिया जाता था। ठीक है। दूसरा है चाइल्ड मैरिज। खेलने कूदने के एज में है ना क्या किया जाता? विवाह कर दिया जाता था, यानी इसको कहा जाता बाल विवाह। बाल विवाह क्या है? तो देखो, जैसे अगर कोई 10 साल 12 साल के बच्चे होते थे, उनको भी क्या कर दिया जाता? शादी कर दी जाती। अब ये कहेंगे कि सर तो शादी कर दिया तो ये लड़की जो 5-6 साल की होगी, 7 साल 8 साल की होगी, क्या उसको अभी ससुराल बसना पड़ता? तो नहीं, शादी अभी हो गया, फिर सेकेंड मैरिज होता जब वह बसने लायक लड़की हो जाती, जब वह 16 साल 18 साल की लड़की हो जाती, तब वह ससुराल जाती। लेकिन फिर भी जिसको किसी चीज के बारे में अभी पता ही नहीं होता, शादी क्या होता है ये पता ही नहीं होता, घर गृहस्थी कैसे संभालते हैं पता ही नहीं होता, उसको शादी कर दिया जाना, बाद में लड़का उसको पसंद करेगा या नहीं करेगा, है ना, रखना चाहेगा या नहीं रखना चाहेगा, तो ये सब चाइल्ड मैरिज सबसे ज्यादा है ना क्या हमारे समाज के लिए सोशल इविल था, सामाजिक बुराई था। इसको भी हटाना बहुत जरूरी था, है ना। तो इसको भी हटाया गया, इसको भी हटाया गया। नेक्स्ट आता है विडो रीमैरिज एक्ट। पहले तो इतने अस्पताल नहीं थे, बहुत कम लोग थे, है ना, लेकिन उसको इलाज सही तरीके से नहीं होने के कारण बहुत ज्यादा डेथ होते थे। तो विडो, विधवा पुनर्विवाह। विडो रीमैरिज का मतलब हो गया विधवा पुनर्विवाह। अब विधवा पुनर्विवाह क्या होता है भाई? तो एक चीज देखना है ना कि जब किसी स्त्री का पति डेथ कर जाता है तो उस महिला को आजीवन विधवा की जिंदगी जीना पड़ता है। जिसमें मूवीज वगैरह आप लोग देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि जिसका पति डेथ कर जाता है उस महिला को है ना कैसा वस्त्र पहनना पड़ता है? तो सफेद कलर की साड़ी वह पहनती है ना, और साथ ही साथ किसी भी प्रकार का कोई श्रृंगार वह नहीं करती है ना, कोई श्रृंगार नहीं करती है ना। और वह कब तक? जिंदगी भर। अगर 21 साल 22 साल की लड़की है, उसका पति मर गया, उसके साथ एक पहाड़ की जिंदगी अभी बची हुई है ना, अगर वह 70 साल तक वह जीती है तो अभी तक उसको पास 50 साल है। 50 साल क्या, वह इसी प्रकार से ना कोई साज श्रृंगार, ना कोई अलग तरीके का वस्त्र, ना कोई फैशन, कुछ भी नहीं करेगी। तो यह भी बहुत बड़ा सोशल इफेक्ट था हमारे देश का। क्लियर? और उस समय मरने की जो थी वो बहुत आसानी से, लोग बहुत हल्का फल्का सर्दी जुकाम या कीड़े मकोड़ों को काटने से भी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती थी और जिसका इलाज था नहीं और लोग मर जाते थे। तो इन्हें विधवा की जिंदगी बहुत ज्यादा जीना पड़ता था।
है ना। तो इसे भी चेंज करना बहुत जरूरी था। क्लियर। ये तो हो गया कब की बात, जब ब्रिटिश हमारे देश में आए और ब्रिटिश के आने के बाद ये सब चेंजेस शुरू हुए। लेकिन क्या ब्रिटिश के आने के पहले भी इसी तरीके की चीजें थी? तो देखते हैं हम लोग आगे, इसको मिटाते हैं। क्या कहेंगे? बिफोर ब्रिटिश, बिफोर ब्रिटिश सबसे पहले, बिफोर ब्रिटिश यानी ब्रिटिश के आने के पहले हम लोगों के पास एलिमेंट्री एजुकेशन था। एलिमेंट्री एजुकेशन था, साथ ही साथ पाठशालाएं भी चलती थी, साथ ही साथ मैट्रिक भी चलते थे। मैट्रिक भी चलते थे, है ना। अब मैट्रिक क्या है ये थोड़ा सा देख लो। अरबी भाषा में, अरबिक भाषा का, है ना, अरबिक लैंग्वेज का जो पाठशालाएं होती थी, जो एलिमेंट्री एजुकेशन दिया जाता था, उसको, है ना, क्या कहते? मैट्रिक कहते। मदरसा भी चलता था, मदरसा भी चलता था। ये सारी चीजें एलिमेंट्री एजुकेशन था। एलिमेंट्री एजुकेशन में लोग इन्वॉल्व होते थे, सभी लोग इसमें पढ़ सकते थे। जितने भी किताबें उस समय चलती, जैसे हम बिहार के हैं तो बिहार में, है ना, ज्यादातर हमारे यहाँ क्या भोजपुरी भाषा चलती है, हिंदी भाषा चलती है, इंग्लिश भी हम लोग बोल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम किताब को पढ़कर समझ जाएंगे। लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। उस समय ज्यादातर, है ना, वर्नाकुलर लैंग्वेज में बुक्स आर रिटेन इन वर्नाकुलर लैंग्वेज। यानी क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा मतलब अगर हम तमिलनाडु चले जाएं, तमिल, कन्नड़, है ना, मलयालम, ये सब साउथ की तरफ चले जाएंगे तो ये चलेंगे भाषा। तो इन सब चीजों में लिखा जाता। और इधर साउथ नॉर्थ इंडिया की तरफ में अलग अलग भाषा है। बंगाल चले जाएं, बांग्ला भाषा में बुक्स मिलेगी। तो ये वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में लिखे जाते थे। ठीक है। अब एजुकेशन अंडर ब्रिटिश, ये तो था बिफोर ब्रिटिश। अब कहते हैं एजुकेशन अंडर ब्रिटिश, है ना। अंडर ब्रिटिश क्या था? बिफोर ब्रिटिश तो हम लोगों ने देखा। अंडर ब्रिटिश अब क्या है? ब्रिटिश के समय में क्या है भाई? ब्रिटिश के समय किस प्रकार की लैंग्वेजेस चल रहे थे, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। क्या है? पहले, सबसे पहला ब्रिटिश का क्या पर्पस था हमारे देश में एजुकेशन देने का? क्या हमें वह पढ़ा लिखा कर बहुत अच्छा बनाना चाहते थे? क्या वह चाहते थे कि भारत विकसित देश बन जाए? क्या वह चाहते थे कि भारत एक, है ना, फैक्ट्रीज में बहुत ज्यादा लोग काम करे और भारत को इंडस्ट्रियल हब बना दिया जाए? ऐसा कुछ था ब्रिटिश के मन में। ऐसा आता तो हमें, है ना, हमारे देश को विकसित देश बना दिया जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हमने क्या कहा, पीछे भी आप लोग पढ़े थे कि ब्रिटिश कोलन, है ना, कॉलोनीज जो यहाँ पर बनाए थे, कॉलोनीज जो यहाँ पर बनाए थे, किस कारण से भाई? तो यहाँ पर वह अपने फायदे के लिए हमारे साथ बहुत सारी चीजें किए थे। तो यह भी फायदे के लिए था। क्या क्या फायदा? टू, पहला था टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी। किस चीज के लिए? क्रिश्चियन धर्म को बढ़ावा देने के लिए। मेरे पास अगर नॉलेज रहेगा, हमें कोई बताएगा कि क्रिश्चियन धर्म के बारे में क्या क्या चीज है, तो हमें उसकी जानकारी मिलेगी। हम पढ़े लिखे रहेंगे, उसके धर्म के बारे में जानेंगे, तो उसके धर्म को मानने की अभिलाषा होगी। और यही कारण था कि प्रमोट करने के लिए, अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए हमें शिक्षित करना शुरू किया। दूसरा है टू मेक प्रॉफिट। तीसरा है टू सप्लाई इंडियंस इन लॉ
कोर्ट। चौथा है टू इस्टैब्लिश correspondence with native state। नेटिव स्टेट बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले तो हम समझ चुके हैं टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी। अगला क्या है? टू मेक प्रॉफिट। थोड़ा सा ध्यान देंगे, मेक प्रॉफिट क्या है? एक छोटा से छोटा पोस्ट पर अगर कोई ब्रिटिश नागरिक को, ब्रिटिशर्स को रखा जाता था तो उसको बहुत ज्यादा वेतन दिए जाते, उनकी वेतन बहुत ज्यादा मात्रा में होती, लेकिन यही इसीलिए उनकी कंपनीज को फायदा बहुत कम हो रहा था। उन्होंने क्या सोचा कि अगर यही पोस्ट, जैसे एक क्लर्क का पोस्ट हो गया, क्लर्क के पोस्ट पर अगर हम ब्रिटिश को रखते हैं तो उनका वेतन ज्यादा होता था। तो अगर कहा गया कि और इससे ज्यादा बड़ा पोस्ट में मैनेजर वगैरह आ जाते थे तो उसके लिए तो वेतन और ज्यादा पड़ता। अगर कहा गया कि यही चीज हम अगर ब्रिटिशर्स को न देकर इंडियंस को दिया जाए, और पैसे भी ये कम लेते हैं और बहुत कम लेते हैं। अगर 100 रुपया में वो काम कर रहा था तो भारतीय 10 रुपए में ही काम करेगा, है ना, और उससे ज्यादा मेहनत से काम करेगा। और ब्रिटिशर्स पर आप हुक्म नहीं चला सकते, लेकिन भारतीय पर तो हम लोग ऐसे भी गुलाम थे, तो हम लोगों पर हुक्म चला सकता था, हम लोग से गलती होती थी हमें डांट सकता था, हमें मार सकता था, ठीक है, लेकिन ब्रिटिशर्स के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता था। यही कारण था हमें पढ़ाने का कि अगर हम पढ़ जाएंगे तो उनकी कंपनीज के लिए अच्छे से काम कर सकते हैं, क्लियर, और कम पैसे में काम कर सकते हैं। तो यही था टू मेक प्रॉफिट। दूसरा सप्लाई, है ना, इंडियंस इन लॉ कोर्ट। लॉ कोर्ट उस समय खोले जा रहे थे। लॉ कोर्ट्स में ब्रिटिशर्स को रखा जाता था एज ए जज, लेकिन उसके अर्दली के रूप में जो, है ना, काम करने वाले होते थे उसको क्या ब्रिटिश से बुलाया जाए? तो नहीं, उन लोगों को पढ़ा लिखा कर वहां पर भेजा जाता जो इंडियंस इसमें काम करना चाहते थे, बहुत कम वेतन में, है ना। हम लोग तो लालचित थे, भारतीय लालचित थे, और लालच के कारण ही हम लोग उसके गुलाम बनते चले गए, क्लियर। तो ये था लॉ कोर्ट। अगला है टू एस्टैब्लिश कॉरेस्पॉन्डेंस विद नेटिव स्टेट। बिहार में है, बिहार में बहुत उस समय राजशाही शासन था। अलग अलग देश में 550 से ज्यादा रियासतें थी जहां पर राजा का शासन था, और हर एक राजा एक दूसरे से अलग थिंकिंग रखते थे। लेकिन ब्रिटिश को इससे कोई मतलब नहीं कौन राजा होगा, उसको तो क्या चाहिए था कि हम अपने यहाँ पर सभी राजाओं के पास हुक्म चलाएं। तो उन्होंने हम लोगों को शिक्षा दी, और किस लिए दी? तो नेटिव जो स्टेट है वह दोनों के बीच का मीडिएटर का काम करे, है ना। जैसे ब्रिटिश इंग्लिश में बोलता था, और जो हमारे भारतीय है, जैसे हम हैं तो हम हिंदी में बोल रहे हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में बोल रहा है, तो न तो मेरी बातों को वह समझेगा, न ही हम उसकी बातों को समझेंगे। तो कोई ऐसा आदमी चाहिए ना जो इंग्लिश भी समझे और हिंदी भी समझे। अगर हम हिंदी बोल रहे हैं तो वह उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में फिर उसको समझाए, है ना, कि हमने क्या कहा, और फिर वह जो इंग्लिश में बात किया वह उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में हमें समझाए, है ना। तो इन चीजों के लिए भी, है ना, कोरेस्पोंडेंस के लिए भी हमारे देश के नागरिकों को उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया, ब्रिटिशर्स ने पढ़ाना शुरू कर दिया। अब जब पढ़ाना शुरू कर दिया तो क्या, कहां पढ़ा रहे थे? तो कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स का भी निर्माण किया है ना। क्या देखेंगे? सम इंस्टीट्यूशन का भी उन्होंने निर्माण किया। और ये इंस्टीट्यूशन किस चीज के लिए भाई? तो ये इंस्टीट्यूशन जो थे वह हम बहुत सारे तरीके के लैंग्वेजेस को पढ़ने के लिए बनाया गया। तो सबसे पहला है कलकत्ता मदरसा, पहला इंस्टीट्यूशन है, यानी इंस्टीट्यूशन कलकत्ता मदरसा। कलकत्ता मदरसा ये 1781 में
1781 में बनाया गया, किसके द्वारा? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। किसके द्वारा? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। अब क्या था, किस चीज की स्टडी हो रही थी? स्टडी, देखो कलकत्ता मदरसा, मदरसा आज भी आप लोग जानते हैं कि मदरसा में, है ना, मुस्लिम धर्म के बारे में बतलाया जाता है। एलिमेंट्री स्कूल है मुस्लिम धर्म के लिए, तो मुस्लिम लॉ, किस चीज का? मुस्लिम लॉ, और है ना, इन सब चीजों के बाद, यानी मुस्लिम लॉ या मुस्लिम से रिलेटेड चीजों के लिए ही ये खोला गया। दूसरा था संस्कृत कॉलेज। संस्कृत कॉलेज कब खोला गया? 1791 में। किसके द्वारा? तो जोनाथन डंकन के द्वारा। जोनाथन डंकन के द्वारा। स्टडी किस चीज की हो रही थी भाई? तो स्टडी इसमें हिंदू लॉ, हिंदू लॉ और क्या था? एंड फिलॉसफी। हिंदू लॉ एंड फिलॉसफी की पढ़ाई हो रही थी। तीसरा कॉलेज उन्होंने खोला, कौन सा? फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में है। कलकत्ता में कब खोला गया, है ना? 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में, है ना? किसके द्वारा? लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा। लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा। स्टडी, स्टडी क्या था? ओरिएंटल स्टडी था। ओरिएंटल स्टडी था। ओरिएंटल स्टडी क्या कहलाता है, वो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ओरिएंटल स्टडी था। क्लियर? चौथा खोला गया, चौथा खोला गया इंडियन मेडिकल सर्विसेज। क्या है? इंडियन मेडिकल सर्विस, IMS, इंडियन मेडिकल सर्विस, है ना? इंडियन मेडिकल सर्विस ब्रिटिश के द्वारा खोला गया। ब्रिटिश के द्वारा खोला गया 1764 ईस्वी में। कब खोला गया था? 1764 ईस्वी में इसे खोला गया ब्रिटिश के द्वारा। स्टडी है तो इसमें भी स्टडी था, मेडिसिनल साइंस है, मेडिसिनल साइंस की पढ़ाई यहाँ हो रही थी। ये सब कॉलेज उस समय खोले गए थे ताकि हमारे देश में भी लोग अच्छे से पढ़ सके, और पढ़ सके उसका, है ना, क्यों पढ़ सके? पढ़ने से हमें क्या फायदा? हमें तो हमको पढ़ने से था, लेकिन उसका फायदा अंग्रेजों को मिल रहा था, है ना? अब कहाँ मिल रहा था वो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे। तो अभी हमने एक देखा ओरिएंटल स्टडी। ओरिएंटल स्टडी क्या है, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। क्लियर? इसको हम इरेज करते हैं। देखिए भारत में दो तरीके के लोग पाए जा रहे थे उस समय। एक जो ब्रिटिश का गुलामी स्वीकार कर चुके थे, और दूसरा युवा लोग थे जो ब्रिटिश की गुलामी को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, ब्रिटिश से कट के रहते थे। यानी उन्हें अपनी ट्रेडिशन, अपने कल्चर, अपने सिविलाइजेशन ज्यादा पसंद आ रहे थे, लेकिन दूसरे समूह का जो लोग था उसे ब्रिटिश का कल्चर, ब्रिटिश का ट्रेडिशन ज्यादा पसंद आ रहे थे, है ना? तो ये इस तरीके से दो पार्ट में इसे डिवाइड किया गया था। सबसे पहला इन 1835, क्या लिखेंगे? इन 1835 लॉर्ड थॉमस मैकाले, लॉर्ड थॉमस मैकाले, Lord Thomas Macaulay said that
make person or class, कैसा पर्सन बनाएगा और कैसा क्लास बनाएगा? Who have Indian by blood, who have Indian by blood and color, but the British by taste and opinion, but the British by taste or opinion, टेस्ट एंड ओपिनियन। क्या था भाई लॉर्ड मैकाले का क्या भाषण था कि हम एक ऐसा वर्ग भारत में बनाएंगे जो हमारी गुलामी करेगा। अब कौन सा वर्ग बनाएगा? तो हम एक ऐसा वर्ग बनाना शुरू करेंगे जो रंग रूप वेशभूषा पहनावा सब चीज से भारतीय होगा, खून से भारतीय होगा, लेकिन हम उसमें लालच दे 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 कर क्या बनाएंगे? तो उसको हम ब्रिटिशर्स बनाएंगे। खून से, रंग से, कलर से सबसे भारतीय है, लेकिन उसका दिमाग जो है वह ब्रिटिश की गुलामी करेगा, ब्रिटिशर्स होगा। उसका जो टेस्ट है वह ब्रिटिशर्स होगा। यानी कहने का मतलब है कि वह भारतीयों को ब्रिटिश के तौर पर बनाना शुरू कर दिया। अब कैसे बनाएगा? तो ब्रिटिश का क्या काम था? तो जो भारतीय लोग ब्रिटिश की गुलामी स्वीकार नहीं कर रहे थे उससे कट कर रहना, उससे दूर रहना, उसको दबा कर रखना। और ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी जो ब्रिटिश की गुलामी नहीं करते थे, है ना, लेकिन बहुत कम लोग ही थे जो ब्रिटिश का साथ देते थे। लेकिन वह एलाइट क्लासेस थे, पढ़े लिखे वर्ग, उच्च वर्ग के लोग आते थे जो ब्रिटिशर्स के साथ थे, है ना, और जो मजदूर, किसान, खेतीहर, है ना, ये लोग थे जो ब्रिटिशर्स के साथ नहीं देते थे। लेकिन मजबूरी इनकी थी कि इनको क्या, इनके पास ऐसा कुछ था नहीं जो कि इसको आगे लेकर जा सकता है। यही कारण है तो हमने क्या कहा कि दो वर्ग के लोग थे, एक ब्रिटिशर्स का साथ देने वाले और एक ब्रिटिशर्स के ख्यालों से नहीं मानने वाले, यानी भारतीय कल्चर को मानने वाले। तो दो क्या क्या थे? पहला था एंग्लिसिस्ट, है ना, दूसरे थे ओरिएंटलिस्ट। एंग्लिसिस्ट मानते थे कि समाज को अगर हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो इसके लिए इंग्लिश एजुकेशन जो है कंपलसरी है। अगर हम एक विकसित भारत देखना चाहते हैं, अगर हम समाज को बहुत आगे तक ले जा रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या देखना चाह रहे हैं? इंग्लिश एजुकेशन कंपलसरी होगा। यही कारण है कि ये लोग इंग्लिश को ज्यादा प्रीफर करते थे। दूसरे लोग जो थे ओरिएंटलिस्ट थे, यानी कि ये लोग जो थे समाज के बने बनाए नियमों में फेरबदल नहीं चाहते थे। इनको मानना था कि जो हमारे पूर्वज, जो हमारे बाप दादा एंसेस्टर्स ने जो लैंग्वेजेस हमें दिया है, जो ट्रेडिशन हमें दिया है, जो कल्चर हमें दिया है, उसको हम छोड़कर कैसे वेस्टर्न कल्चर को अपना ले, है ना। तो ये, है ना, क्या कौन-कौन से? संस्कृत, अरबिक, पर्शियन, इन्हीं सब लैंग्वेज को ज्यादा प्रीफर करते थे कि ये सब लैंग्वेज हमारा क्या बने? कोर लैंग्वेज बने, इसी सब लैंग्वेज में हमारा वर्क हो। लेकिन एंग्लिसिस्ट का नाम था, है ना, कि वह इंग्लिश को ज्यादा प्रीफर करते थे। ठीक है, तो ये दोनों की लड़ाई में इनका वर्चस्व ज्यादा था, है ना, कारण अब लोग कम थे, मात्र 5 से 10% लोग ही थे जो एंग्लिसिस्ट को मानते थे, और 90% से ज्यादा लोग जो थे ओरिएंटलिस्ट को मानते थे। लेकिन फिर भी, है ना, इन दोनों के मतभेद में इनकी
ज्यादा होती थी, क्योंकि यह क्या थे, ये एलाइट क्लासेस थे। कौन से क्लास? एलाइट क्लासेस, यानी पढ़े लिखे लोगों में से ये आते थे। उच्च वर्ग के लोग आते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय के लोग आते थे, जमींदार वर्ग के लोग आते थे, वकील आते थे, है ना, और बड़े बड़े बिजनेसमैन आते थे। और इसमें पीजेंट आते थे, किसान आते थे, फार्मर्स, ये लेबर्स आते थे, वीवर्स आते थे, छोटे छोटे लोग आते थे, क्राफ्ट्समैन आते थे, ये लोग आते थे। इनकी संख्या ज्यादा थी, लेकिन इनके पास सोर्सेस कम थे, इनके पास जानकारियां कम थी। यही कारण है कि ये लोग का नहीं चलता, लोग इंग्लिश लैंग्वेज को प्रीफर करना स्टार्ट कर दिए, है ना। तो आगे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से भारत में अंग्रेजी एजुकेशन की नींव पड़नी शुरू हो गई, है ना। आज के लिए, आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही जानेंगे। आगे के वीडियोस में हम लोग इसके बारे में और ज्यादा ये, है ना, सुनेंगे, इसके बारे में और ज्यादा पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर, इस चैप्टर में आज इतना ही। धन्यवाद।